ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट हम चैप्टर कर रहे थे दैट इज़ योर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस तो मैंने आपको बता दी थी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी आपने देखी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन भी आपने देखी, और उसके रिजल्ट्स जो वेरीफाई करने थे वो भी हमने देखे थे। प्रैक्टिकल्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने किया होगा। सो व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल। क्या है सैम्पलिंग? सैम्पल को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है। अब दो तरह की आपके पास जो है वो सैम्पल होती हैं। एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पल होती है और एक आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल, जिसको हम जजमेंट सैम्पल भी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पल को हम रैंडम सैम्पल भी कहते हैं। इसको हम रैंडम सैम्पल भी कहते हैं। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी सैंपल एक होती है और एक आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होती है। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपल? प्रोबेबिलिटी सैंपल है आपके पास एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैव अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल। यानी पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम सैम्पलिंग यूनिट भी कहते हैं। तो जितने भी पॉपुलेशन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी सैंपल में सिलेक्ट होने की, सैंपल में इंक्लूड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नोन है। यानी आपको पहले से पता है कि जी इस सैम्पलिंग यूनिट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, पॉपुलेशन में से सैंपल में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइस को रोल करते हैं, हमें पता है कि उसका पॉपुलेशन में 6 सैम्पलिंग जो है वो आपके पास यूनिट्स हैं, और हर सैंपल पॉइंट की सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। इसी तरीके से जब आप एक कॉइन को रोल करते हैं तो हेड एंड टेल आपका सैम्पल स्पेस बनाता है, पॉपुलेशन आपकी बनाता है। ठीक है। तो अब आपके पास हर सैम्पलिंग यूनिट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ठीक है। अब इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या है आपके पास? एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड ऑर्बिट्रली बाय द सैम्पलर। यानी पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उनकी प्रोबेबिलिटी आपको नोन नहीं है, वो ऑर्बिट्रली सिलेक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ से? सैम्पलर की तरफ से। यानी सैम्पलर ऑर्बिट्रली सिलेक्ट कर रहा है जो वो सोच रहा है या वो जो समझ रहा है कि जी ये जो एलिमेंट्स हैं ये पॉपुलेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच ही थिंक्स दैट चूज एन एलिमेंट विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ठीक है। सो यहाँ पे सैम्पलर की जजमेंट आ गई। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी नोन है सैम्पलिंग यूनिट की, पॉपुलेशन में जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उनकी सैम्पल में सिलेक्ट होने की। अब प्रोबेबिलिटी जो सैम्पल है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आपके पास जाती हैं? एक आपके पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द सेकेंड वन इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। इनमें से ये जो पहली दो हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को दूंगी। दैट इज योर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल है उसके अंदर आपके पास जाती है पर्पसिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है आपकी? दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनस एक्सपर्टीज। ये पर्सन की अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि जो वो समझ रहा है कि जी हाँ ये बेहतर तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सैम्पलिंग यूनिट जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। एंड द सेकंड वन इज कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा का वर्ड आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा। दैट इज बेसिकली अ सैम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सेगमेंट्स को हम कोटा कहते हैं। जैसे हम कोटा ऑफ मैन एंड वुमेन कर दें, अर्बन एंड रूरल एरियाज को जो है वो अलहदा कर दें। ठीक है। फिर ऑन द बेस्ड के आपने जितना मेंस का जो है वो सैंपल लेना है, जितना वुमेन्स का लेना है, वो हम सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। वो भी पर्सन की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी लोगों की ओपिनियन लेनी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने कोटा डिफाइन कर लिया कि मेन का इतना होना चाहिए, वुमेन का इतना होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू योर आपकी फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कि आपको कितनी आसानी से जो है कोई जो लोग मिल रहे हैं वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है। और जितने लोग, यानी आप अगर किसी का ओपिनियन ले रहे हैं, आप बाहर मार्केट में चले गए, जो लोग आपको बेहतर लग रहे हैं या आपको इजीली अप्रोचेबल हैं, आप लोगों से जाके अपना जो है वो ओपिनियन ले सकते हैं या सैम्पल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग बेसिकली। नाउ व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ केस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल। और सिंपल रैंडम सैम्पल क्या है कि सिंपल सैम्पल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल, एक सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पल कब कहलाएगी? इफ इट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर, अगर वो किस तरह से सिलेक्ट हुई हो।
ठीक है। कोई भी सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल जब वो कहलाएगी अगर वो इस तरह से सिलेक्ट हो, किस तरह से सिलेक्ट हुई हो। पहला पॉइंट क्या है कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, यानी पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी यूनिट हैं उनकी सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। इससे पहले जो हम प्रोबेबिलिटी सैंपल की डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी कि हमें तमाम एलिमेंट्स जो पॉपुलेशन में उनकी प्रोबेबिलिटी नोन अगर हो तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपल कहलाती है। अब ये क्या केस आ गया कि अगर आपको जो प्रोबेबिलिटी नोन होने के साथ साथ अगर वो इक्वल हो जाती है, यानी पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उनकी सैंपल में सिलेक्ट होने की, इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो इक्वल है तो वो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का पहला केस पॉइंट आ गया। एंड द सेकेंड वन, ईच पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज ए सैम्पल। पहला तो ये पॉइंट आ गया कि पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी सैम्पलिंग यूनिट हैं उनकी सैम्पल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। एंड द सेकेंड वन कि जितनी भी पॉसिबल सैम्पल सेम साइज की बन सकती हैं, गिवन साइज N2 हो, साइज सैम्पल साइज 2 हो, 3 हो, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल सैम्पल्स आपकी गिवन साइज की, सेम साइज की जो है वो बन सकती हैं, हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। उन तमाम सैम्पल्स की जो सेम साइज की आपकी बनी है उनकी सैम्पल के तौर पे सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी इक्वल है। एज अ सैम्पल सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सैम्पल की भी सिलेक्ट होने की एज अ सैम्पल इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जितने भी हैं उनकी एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सेम हो, और पॉपुलेशन में जितने सैम्पलिंग यूनिट है उनकी सैम्पल में सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी सेम होना चाहिए। इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन लेट सपोज 3 सैम्पलिंग यूनिट की है, एक आपकी A, B एंड C आपकी पॉपुलेशन बना रहे हैं और आपने अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है साइज 2 का, ठीक है, इक्वल साइज 2। हमने तमाम पॉसिबल सैम्पल सेलेक्ट करने हैं ऑफ साइज 2, ठीक है, ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2। तो हमने देखा कि अगर हम विद रिप्लेसमेंट का केस कर रहे हैं तो कैपिटल N की पावर स्मॉल n, 3 की पावर 2 और 9 पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ होंगे और वो 9 पॉसिबल सैम्पल्स आपके पास ये हैं। दैट इज योर AA, AB, AC, BA, BB, BC और ये सारे आपके पास 9 आ गए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं, पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी यूनिट्स हैं उनकी सैंपल में इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास पॉपुलेशन में 3 यूनिट हैं, एक A है, एक दूसरा B है और तीसरा C है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये सैम्पलिंग यूनिट है वो कितनी सैम्पल्स में सिलेक्ट हुआ है। अब देखें, इसमें A आ रहा है, 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 इसमें आ रहा है। तो A जो है वो 5 सैंपल्स में सिलेक्ट हुआ है आपका, ठीक है, 5 सैंपल्स में A सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट जो है वो आपका 5 सैंपल्स में इंक्लूड हुआ है। तो A के इंक्लूड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 5, टोटल 9 है और 5/9। अब आप B को देखेंगे, B जो आपका सैम्पलिंग यूनिट है उसके कितने सैंपल्स में वो सिलेक्ट हुआ है आपका, ये वाला सैंपल में सिलेक्ट हुआ है, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो B के एज अ सैम्पलिंग यूनिट जो आपके पास है उसकी सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 5/9। इसी तरीके से C की भी जो है आप देख रहे हैं कि 5 सैंपल्स में सिलेक्ट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/9। तो जो पहला पॉइंट था आपका कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, सैंपल में इंक्लूड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हर सैम्पलिंग यूनिट के सैंपल में इंक्लूड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, दैट इज 5/9। फिर सेकंड क्या वो कह रहा था कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ सेम साइज, जितनी भी पॉसिबल सैंपल सेम साइज की बन सकती है। अब मैंने सेम यहाँ पे 2 ले लिया, तो जितनी भी पॉसिबल सैंपल साइज 2 की बन सकती थी, कितनी पॉसिबल सैंपल्स आपकी बन सकती थी, दैट इज योर 9, ठीक है। हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल, सैंपल के तौर पे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो भी सेम है। अब आप देखें आपके पास 9 पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 बनी है। अब देखें अगर मैंने 2 का सैंपल उठाना हो तो इसके भी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी इन तमाम के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। मैं ये नहीं कह सकती कि B A के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और A की कम है।
दे ऑल हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। अगर देखें टोटल सैम्पल्स कितनी है 9, ठीक है, और हर एक के एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9। इसकी भी 1/9 है, इसकी भी 1/9 है, इसकी भी 1/9 है। तो हर पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ सेम साइज की एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, दैट इज 1/9। और हर सैम्पलिंग यूनिट की सैम्पल में इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी वो भी सेम है, दैट इज 5/9। आपको बात दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ईच पॉसिबल सैम्पल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/9 ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ये मेरा सैम्पल है और मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को कहूँ कि 2 का सैम्पल उठाए, तो वो ए ले लेगा, दूसरा बच्चा BA सेलेक्ट कर लेगा, तीसरा बच्चा CA सेलेक्ट कर लेगा। तो हर एक पॉसिबल सैम्पल के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/9। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पल के सिलेक्ट होने का प्रोसेस। 2 तरह की सैम्पल है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पल में आपको प्रोबेबिलिटी नोन होती है, तमाम सैम्पलिंग यूनिट की सैम्पल में सिलेक्ट होने की, इंक्लूड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नोन है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में जो एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो सैम्पलर की मर्जी से हो रहे हैं, उसकी चॉइस पर हो रहे हैं, जो वो बेहतर समझ रहा है। प्रोबेबिलिटी सैम्पल 4 तरह की हैं, सिंपल रैंडम सैम्पल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। और जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है वो 2 हैं, पर्पसिव एंड कोटा, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पल जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि एक किस तरह से कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडेड इन द सैम्पल and each possible sample of same size and equal probability of being selected as a sample, ठीक है, वो in the sample और ये selected as a sample। तो आई होप सो कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा।